आपके लिए एक स्लाइड में शो कर रहा हूं, आई थिंक विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एक यहां पर स्लाइड में ये दिख रहा है कि 1969 से की पोजीशन क्या है, और 69 से मेरा मतलब है कि नॉट एग्जैक्टली द ईयर, मेरा पर्पस ये है कि वो ये शो हो कि पास्ट में क्या सिनेरियो, पास्ट में सिचुएशन क्या हुआ करती थी। जो हमारे पेरेंट्स थे, अगर हम लोगों ने कोई गलती की होती थी तो वहां पर पेरेंट ही बच्चों को ऑटोमेटिकली ये कहते हैं बेटा आपकी गलती है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द क्लासरूम एंड इफ यू आर मिसबिहेविंग विद द टीचर एंड इन द स्कूल। अभी सिचुएशन क्या है, सब कुछ सिनेरियो बदल सा गया है। जो एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम द स्टूडेंट टू द टीचर्स एंड द स्कूल। जो देखने को मिलता है कि अभी आज की तारीख में है कि नाउ द पेरेंट्स आर आस्किंग द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द टीचर एंड द क्लास टीचर एंड द स्कूल कि व्हाई माय स्टूडेंट्स इज नॉट परफॉर्मिंग, रीजन क्या है इसके पीछे, आप क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सर एक दिन में नहीं आया है मैम, ये बहुत टाइम लगा है, 20 साल 25 साल 30 साल लगे हैं इस चीज को आने में, और स्लोली ये कैसे कैसे परिवर्तित होकर के चेंज होता चला गया है, और उसके बाद ये आज सिचुएशन आ गई है। ऑब्वियस बात है, आज जो पेरेंट मैं अगेंस्ट नहीं कहूंगा, जो पेरेंट अपनी बात को लेकर के खड़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं एक दिन की बात नहीं है, वहां पर ये फैक्टर है कि बहुत सालों से स्लोली धीरे धीरे चलती चली आ रही थी, और जब वो बातें चलती चली आ रही थी तो आज जाकर के वो एक फॉर्म में हो गया है। कहीं पर स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल है चीजों को लेकर के, कहीं पर पेरेंट भी है। मेनी टाइम्स वी हैड सीन कि पेरेंट को अगर कोई स्कूल ने गलती की है तो वहां पर तो पेरेंट अपनी बात को तुरंत अपनी बिल्कुल आके पार करके स्कूल के लिए तैयार रहता है कि हमें सब कुछ दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं कि हाँ स्कूल ने ये मिस्टेक की है। बट व्हेन द चाइल्ड इज डूइंग समथिंग रॉन्ग तो वहां पर पेरेंट अपनी आंख बंद कर लेता है, और वो तुरंत इस बात पे आता है कि नहीं साहब वो तो अभी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल विल लुक आफ्टर ऑन दिस केस। तो ये जो गैप बहुत सालों से चलता चला आ रहा है, मैं इस पॉइंट पे मैम से अपनी बात चाहूंगा कि वो अपनी बात को रखें कि क्या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन समय के साथ, टाइम के साथ बच्चों के लिए कम हुई है और स्कूल के लिए बढ़ गई है। आप कितना सहमत हैं रेखा मैम? Thank you, sir. Good afternoon, everyone. And to begin with, I would like to thank Ramesh Chandra sir for giving me this opportunity to speak and to express my views on this prestigious platform, School Jano. सर, आज हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स और स्कूल के बीच में मतभेद क्या है, क्यों है, और उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। तो सर पहले मैं बात करती हूँ पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स का स्कूल के साथ मतभेद तब शुरू होता है जब वो अपने बच्चे को एक अच्छी स्कूल में एडमिशन कराते हैं और ये मान लेते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी पूरी तरह खत्म हो गई है, बच्चे के डेवलपमेंट की अब पूरी जिम्मेदारी स्कूल की है। वो उनको स्कूल बैग दिलाते हैं, बुक्स दिलाते हैं, यूनिफॉर्म दिलाते हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी से समझते हैं कि हम अपने बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अब चाहे बच्चा कुछ भी गलत करता है, चाहे वो घर में टीवी ज्यादा देख रहा है, जिद कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, घर के बाहर कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, चाहे वो स्कूल से ग्रेड्स ही लो ला रहा है, हर उस गलत काम के लिए जो बच्चा कर रहा है वो सिर्फ स्कूल और स्कूल को जिम्मेदार मानते हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की स्कूल के साथ, स्कूल की पेरेंट्स के साथ क्या डिफरेंसेस होते हैं या मतभेद होते हैं, तो स्कूल ये कहता है कि 6.5 आवर्स बच्चा हमारे पास रहता है, उसमें हमें उनका सिलेबस भी खत्म कराना होता है, उनके स्पोर्ट्स भी करने होते हैं, कॉम्पिटिशन्स करने होते हैं, प्रैक्टिकल्स करवाने होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट उस काम की जो स्कूल को या टीचर्स को बच्चों के साथ करना होता है। और उसमें वो ये एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स से कि वो हमको सपोर्ट करें, और उनके सपोर्ट से ही उनको ऐसा लगता है कि अब जो हमारी टीचिंग और बच्चों की लर्निंग का इम्पैक्ट जो है वो या रिजल्ट जो है वो हमको मिलेगा। अदरवाइज पेरेंट्स के, और जब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, और यहीं से वो डिफरेंसेस और मतभेद जो हैं वो शुरू हो जाते हैं।
तो एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, कहते हैं ना अपना घर पहले देख लो, तो मैं अपने पहले स्कूल कम्युनिटी की बात करती हूँ, अपने टीचर्स की बात करती हूँ। मैं हमेशा अपने वर्कशॉप्स में कहती हूँ कि a teacher's duty is not to teach, but a teacher's duty is to teach the students how to learn. आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स है, आप एक टीचिंग स्ट्रेटेजी से बच्चों को 45 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। You have to match your teaching strategy with the learning levels of the students. आपके लेसन प्लान में वो सारी चीजें होनी चाहिए कि लास्ट बेंच में बैठे हुए 4 बच्चे भी आपके उस लेसन प्लान से, आपके उस टीचिंग मेथड से जो चेंज करके आपको करना है, उन आखिरी बच्चों तक पहुंचे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, जब आप एक ही टीचिंग मेथड से आप पूरी क्लास को पढ़ाते हैं, तो उन बच्चों को समझ में नहीं आता है जो पीछे बैठे हैं, जो थोड़े बिलो एवरेज है समझने में। तब आप उन बच्चों को डिस्कार्ड करते हैं, एक लेबल करते हैं कि ये डम है, ये वीक है, ये पढ़ते नहीं है, क्लास में अटेंशन नहीं करते हैं, कॉल द पेरेंट्स। और यहीं से ये टीचर्स का या स्कूल का मतभेद शुरू हो जाता है पेरेंट्स के साथ में। I talk to the teachers. Remember, teachers, the school is not just an institution to distribute the certificates. The school is an institution of a complete transformation of the child. आपको याद होगा वो रामेश्वरम में समुद्र के किनारे एक कच्ची स्कूल, एक गरीब शिक्षक और कुछ मछुआरों के गरीब बच्चे, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है कि चिड़िया कैसे उड़ती है। आसमान में चिड़िया दिखा के कहता है कि वो अपने पंख पीछे उड़ती है, हवा पीछे धकेलती है और चिड़िया आगे उड़ती है। आसमान में एक हवाई जहाज उड़ रहा है। एक बच्चा पूछता है कि सर ये हवाई जहाज कैसे उड़ रहा है, इसके तो पंख है, ये तो हिल नहीं रही, तो भारी बहुत है। वो गरीब शिक्षक, वो तो बेचारा कभी एयरपोर्ट के सामने से नहीं निकला। वो कहता है बच्चे मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ आसमान में सबसे तेज उड़ने वाला हवाई जहाज उड़ाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अब्दुल कलाम साहब की। अब्दुल कलाम साहब ने अपने मिसाइल मैन से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने तक की जर्नी की सफलता का पूरा श्रेय उस गरीब शिक्षक को दिया, उस गरीब शिक्षक के प्रोत्साहन को दिया। That's how I say that school is an institution of a complete transformation of the child. मैं आपको ले चलती हूँ एक बहुत खूबसूरत दृश्य की तरफ। मैं चाहूंगी कि आप लोग सब मेरे साथ उस दृश्य को इमेजिन करें। आपके प्रिंसिपल ने टीचर्स को एक परमिशन दी है पिकनिक जाने के लिए और टीचर्स जा रहे हैं केदारनाथ। आप सब गए होंगे, शायद कुछ लोग गए होंगे। I went once and I came back alive. It is really dangerous, a very treacherous road, a very what to say, बहुत खतरनाक, बहुत डर लगता है। तो जोशीमठ पे आप रुके हैं, वहां से एक दूसरी बस से आपको केदारनाथ जाना है और आप देखते हैं कि वो गगनचुंबी पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई, दूसरी तरफ 5000 फीट लंबी गहरी खाई कि जिसमें बस चली जाए तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योरसेल्फ। जब बस कोई नहीं मिलना है तो आपको तो अपनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और बीच में एक डेलिकेट सी रोड, सकड़ी सी सड़क, डर लगता है। दूर एक बस खड़ी है थोड़ी दूरी पे जिसमें आपको जाना है, पास में एक व्यक्ति खड़ा है, दांत में कुछ टूथपिक से कुरेद रहा है। आप धीरे से जाते हैं उसके पास और पूछते हैं आप ड्राइवर हैं क्या? वो आपकी तरफ देखता है, कहता है हाँ हाँ मैं ही ड्राइवर हूं। आप फिर धीरे से उसको दूसरा प्रश्न पूछते हैं, भैया आप कितने टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं? वो कहता है क्या आरटीओ हो? 2-3 महीने से ड्राइविंग कर रहा हूँ पिछले। आपको डर लगता है, बाप रे बाप, 2-3 महीने से ड्राइविंग कर रहा हूँ, इतनी ट्रेचरस रोड, इतनी खतरनाक भयानक सड़क पे हमको ये ले जाएगा? आप डरते हुए उसको तीसरा प्रश्न पूछते हैं, भैया रोड कैसी है? रोड अभी कल ही वो 200 टन का बर्फ का गोला आया था सड़क पे, 2 बस को ले गया खाई में। उफ, आपका तो जैसे कलेजा मुंह को आ जाता है। आप सोचते हैं मन में कि हे भगवान, हे महादेव, चंते शंभू, आप ही नीचे आ जाओ दर्शन देने, नहीं तो हमको तो शायद वापस ही जाना पड़ेगा। बहुत डरते हैं और बहुत डरते हुए अपनी हिम्मत को बटोरते आप तीसरा प्रश्न ड्राइवर से पूछते हैं कि भैया क्या आपको ड्राइविंग अच्छी लगती है? तो वो कहता है ड्राइविंग तकदीर में लिखा था ना, ड्राइवर बन गया, मुझे तो नींद आती है स्टीयरिंग के पीछे बैठते ही। टीचर्स, अ ड्राइवर, disinterested driver, whether he likes it or not like driving, whether he's interested in driving or not interested in driving, he has to like his driving. God is not an owner of a super bazaar so that you can get everything what you want, but at least you can like what you have got. Remember teachers, a disinterested driver of a cab puts 5
people's life at risk. A disinterested driver of a bus put 60 people's life at risk. A disinterested pilot put 1,500 people's life at risk. And logic extended, a disinterested teacher puts more than 10,000 people's life at risk. आपको वो पुराना जमाना तो याद होगा जब बहुत ट्रस्ट हुआ करता था पेरेंट्स को टीचर्स में। अगर बच्चा कोई गलती करके आता था तो पेरेंट्स टीचर उसकी बच्चे की ही गलती मानते थे कि जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो ट्रस्ट कम जरूर हुआ है, खोया नहीं है। मैं देखती हूँ आज भी जब बच्चे अपना असाइनमेंट करने बैठते हैं तो टीचर ने केयरलेसली अगर कुछ गलत का सही कर दिया होता है तो वो बच्चे टीचर का किया हुआ ही सही मानते हैं, वो याद करना चाहते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि टीचर्स में ट्रस्ट कम जरूर हुआ है लेकिन खोया नहीं है। पेरेंट्स की साइड बात करनी जरूरी है सर 2 मिनट के लिए कि पेरेंट्स की साइड की अगर मैं बात करूं तो कम जो पेरेंट्स ने एक गुड पेरेंटिंग की सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी है, खत्म कर दी है। कंपैरिजंस नहीं करने हैं बच्चों में, या फिर कि उनको क्वालिटी टाइम देने की बात है, या फिर कि उनके साथ वो सब चीज करने की बात है जो उनको अच्छी लगती है, जो उनके फेवर की है। तो ये गुड पेरेंटिंग की चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पेरेंट्स भी अडॉप्ट कर ले, आपने समय सीमा का बंधन मेरे लिए बहुत वो बांध दिया आपने, तो मैं गुड पेरेंटिंग की कुछ चीजें यहाँ बताना चाहती थी, लेकिन मैं वाइंड अप करूंगी इस बात के साथ कि इस पेंडेमिक में बहुत अच्छा टाइम है पेरेंट्स के पास कि वो अपने गुड पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और बच्चों के साथ उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करें। स्कूल और बच्चे जब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे तभी बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम कुछ काम कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने ये आप बैक में लेके चले गए, बहुत अच्छी स्टोरी आपने सुनाई और उसको टीचर से रिलेट किया। डेफिनेटली इट वाज वेरी गुड।